हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके डीएस क्लासेस में। वेल्डिंग का हम लोग लास्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, लेक्चर नंबर आपका 11। और इस तरीके से हम लोग सारा जो आपका सिलेबस था एज पर आरआरबी जेई और आपका एसएससी जेई में भी हेल्प करने वाला है वेल्डिंग का पोर्शन। तो सारा हम लोग लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करेंगे, सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। एक ही हम लोग का टॉपिक बचा हुआ था, क्या सॉलिड प्लस लिक्विड स्टेट के जो आपके वेल्डिंग का प्रोसेस होते हैं वो हमारा बचा हुआ था। तो वो आज इसमें हम लोग कर लेंगे। सॉलिड प्लस लिक्विड स्टेट की जो वेल्डिंग के प्रोसेस थे, प्लस जो आपके गैस डिफेक्ट्स, सॉरी जो आपके वेल्डिंग के डिफेक्ट्स, जो आपके अलग अलग वेल्डिंग डिफेक्ट्स होते हैं, जिससे हम लोग वेल्डिंग का डिफेक्ट जो होता है वो सारा क्लियर करेंगे। तो आपका जो ये है पूरा वेल्डिंग का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। और फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे। और आप ईमानदारी से जाकर टेलीग्राम चैनल जो आपका है डीएस क्लासेस का, वहाँ पे सारे जो आपके क्लासेस का लिंक पीडीएफ का मिल जाएगा और उसको आप डाउनलोड करो और आराम से अपने लेक्चर का नोट्स बना दो। ठीक है, और लेक्चर देखो, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सॉलिड स्टेट के जो आपके वेल्डिंग होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। एक ब्राजिंग होता है, एक सोल्डरिंग होता है। ये आपको जो है, आपको ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो सॉलिड स्टेट में रहता है ना, उस वो आपका बेस मटेरियल होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं कि आप वहाँ पे जब नोट्स बनाओगे ना तो उसमें आप मेंशन कर लेना कि जो सॉलिड स्टेट में रहेगा वो कौन सा रहेगा। आपका बेस मटेरियल जो आपका यहाँ पर रहने वाला वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। लिक्विड स्टेट में कौन रहेगा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे क्या, फिलर मटेरियल। फिलर मटेरियल मतलब जिसको हम लोग मेल्ट करेंगे। ठीक है, फिलर मटेरियल मतलब जिसको हम लोग मेल्ट करने वाले हैं, उसको बोले वो जो आपका लिक्विड स्टेट में रहने वाला है। तो सॉलिड और ब्राजिंग यहाँ पे दो टर्म आते हैं। दोनों में जो आपके यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिफरेंस इसलिए करवाए हैं कि इसमें क्वेश्चन जो है इसी फॉर्म में पूछा जाता है कि यहाँ पर जो आपका ब्राजिंग के केस में फिलर मटेरियल जो रहता है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। मतलब जो फिलर मटेरियल जिसको आप यहाँ पे मेल्ट करके आप जो भी मतलब वेल्डिंग जहाँ पे कर रहे हो, जिस जो गैप भरना चाह रहे हो वेल्डिंग में, तो उसका उस फिलर मटेरियल का वेल्डिंग जो आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो ये जो बोल रही है 427 से ज़्यादा होना चाहिए। और बेस मटेरियल जो रहता है उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से कम होना चाहिए। फिलर मटेरियल का टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन यही सब पूछा जाता है कि ब्राजिंग के केस में टेम्परेचर क्या होना चाहिए फिलर मटेरियल का। तो ये 427 से ज़्यादा होना चाहिए। बट बेस मटेरियल जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से कम होना चाहिए। फिलर मटेरियल क्या बोलता है भैया, सीधा ये बोलेगा सोल्डरिंग के केस में जो फिलर मटेरियल होता है उसका टेम्परेचर कितना से कम होना चाहिए, 427 से कम हो जाना चाहिए। क्लियर है। और अब इसमें जो हम लोग फिलर मटेरियल जो यूज़ करते हैं, इन केस ऑफ ब्राजिंग वाला आपको जो केस आता है, इसमें जो फिलर मटेरियल रहता है ये एलॉय रहता है, किसका, कॉपर प्लस जिंक ब्रास का, या तो कॉपर प्लस सिल्वर, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम। तो इट इज़ नोन एज स्पेल्टर। इट इज़ एंटर इनटू द वर्कपीस बाय मींस ऑफ कैपिलरी एक्शन। मतलब यहाँ पर देखो, जो इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी इंडस्ट्री होती है वहाँ पर जो वेल्डिंग किया जाता है भाई, वहाँ पर ऐसा थोड़ी कि जाके गैस वेल्डिंग करने लग जाओ, आर्क वेल्डिंग करने लग जाओ, नहीं। वहाँ पर जो वेल्डिंग करता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा माइन्यूट माइन्यूट चिप्स हो गया मान लो, या कोई आप सर्किट वगैरह बनाते हो वहाँ पर वो वेल्डिंग करना पड़ता है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो वेल्डिंग करते हैं, जो फिलर मटेरियल को मेल्ट करके जो तो उसमें जो वो एंटर करता है गैप में, वो वर्कपीस में, तो वो कैपिलरी एक्शन में एंटर करता है। और इसमें जो एलॉय रहता है ये लेड और टीन के एलॉय रहता है, फिलर मेटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम लोग सोल्डर बोलते हैं। और एंटर इसमें भी जो है कैपिलरी एक्शन से ही किया जाता है। तो देखो, इसमें जो फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोल्डरिंग में टेम्परेचर 427 से कम और ब्राजिंग में 427 से ज़्यादा, लेकिन बेस मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट से कम। फिलर मटेरियल जो होता है, और इसमें आपका ब्राजिंग के केस में वो कॉपर प्लस जिंक ब्रास हो सकता है। और इस सोल्डरिंग के केस में लेड एंड टीन, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। और दोनों ही केस में जो वर्कपीस के अंदर में जो आपका फिलर मटेरियल जो एंटर करता है वो कैपिलरी एक्शन से ही करता है। ठीक है, इसमें जो फ्लक्स मटेरियल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो बोरेक्स रहता है। इसमें जो फ्लक्स मटेरियल यूज़ करते हैं, जिंक क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। इसका एप्लीकेशन देखो कहाँ पे है कि अगर हमें लीक प्रूफ जॉइंट जो है हाइड्रोलिक सर्किट लाइक एसी प्लांट, रेडिएटर बॉडीज़ वहाँ पे करते हैं। और इसका एप्लीकेशन फैब्रिकेशन अगर हमको करना रहा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट का, तब वहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ कंपैरिजन, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है कि मान लो कि दो जहाँ पे आप वेल्डिंग करते हो, अगर वहाँ पे गैप बढ़ाते हो, गैप बढ़ाने से क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है। लेकिन स्ट्रेंथ एक टाइम जो है गैप जब आप मैक्सिमम बढ़ाते हो, मतलब एक टाइम एक ऐसा गैप रहता है जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ जो है मैक्सिमम मिलता है। उसके बाद अगर आपको जो दो वर्क पीस रहते हैं उसके बीच अगर गैप को आप बढ़ाते चले जाओगे तो स्ट्रेंथ भी क्या होगा, घटते हुए चला जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है जब वेल्डिंग होता है, टेम्परेचर टी का मतलब यहाँ पर टेम्परेचर है। तो वेल्डिंग, ब्राजिंग और सोल्डरिंग तीनों में टेम्परेचर किसका ज़्यादा रहेगा। तो हमको याद रखना है कि टेम्परेचर वेल्डिंग का ज़्यादा रहता है। आपने देखा ही होगा भाई, टंगस्टन वगैरह एल्यूमिनियम सबका करते हैं। ब्राजिंग में 427 से ज़्यादा रहना चाहिए। ठीक है, और बेस मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कम होना चाहिए। और सोल्डरिंग के केस में जो है टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ये लेस देन 427 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और स्ट्रेंथ की बात करेंगे, नॉर्मली समझ में ही आ रहा है, वेल्डिंग का सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा। और अब आगे अभी देखेंगे ब्राज वेल्डिंग होता है, ब्राजिंग अलग है, ब्राज अलग है। ठीक है, तो वेल्डिंग का सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा, उसके बाद ब्राज वेल्डिंग का रहेगा।
ब्रांच वेल्डिंग से कम ब्राजिंग का रहेगा, सबसे कम जो रहेगा सोल्डरिंग का रहेगा। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। गैप बढ़ने से किस तरीके से जो है ये वाला कर्व बनता है कि पहले स्ट्रेंथ बढ़ेगा वेल्डिंग का, उसके बाद जो है उसका ज़्यादा गैप बढ़ा होगा तो वेल्डिंग का जो आपका स्ट्रेंथ है वो घटते हुए चला जाएगा। टेम्परेचर जो होता है किस में ज़्यादा रहेगा, किस वेल्डिंग प्रोसेस में, टेम्परेचर वेल्डिंग में ज़्यादा रहेगा टेम्परेचर, उसका बाद ब्राजिंग में रहेगा, उसका सोल्डरिंग में रहेगा। ठीक है, स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा रहेगा, वेल्डिंग में ज़्यादा रहेगा और सोल्डरिंग में कम रहेगा। क्लियर है। तो ब्राज वेल्डिंग किसको बोलते हैं, तो ब्राज वेल्डिंग बोला जाता है फिलर मेटल इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन, जहाँ कॉपर एंड टीन जो रहता है उसका अगर फिलर मेटल यूज़ करते हैं जिसको हम लोग ब्रॉन्ज भी बोलते हैं तो उसको हम लोग ब्राज वेल्डिंग बोल देते हैं। तो यहाँ पे एंटर इनटू द वर्कपीस बाय मींस ऑफ ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज मोर देन ब्राजिंग। यहाँ पर आपको देखा ही था, जैसे जॉइनिंग हम कटिंग टूल टिप्स का करना तो हम लोग ब्राज वेल्डिंग का यूज़ करेंगे। तो अभी जो हम लोगों ने ब्राजिंग देखा था और सोल्डरिंग देखा था उसमें जो फिलर मटेरियल जो है वर्कपीस में कैसे इंटर करता था ना, कैपिलरी एक्शन से, लेकिन इसमें ग्रेविटी एक्शन से। आई होप क्लियर हो गया होगा। वेल्डिंग डिफेक्ट देखो वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन तो फिक्स है भैया, कितने कौन कौन से होते हैं, गैस पोरोसिटी, स्लैग इंक्लूजन, वेल्ड स्पेटर, लैक ऑफ फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन और वेल्ड क्रैक्स और वेल्ड डिके, ये सब सारे तो वेल्डिंग डिफेक्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं कि ये गैस पोरोसिटी क्या होता है कि बाय एब्जॉर्बिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इनसाइड द लिक्विड मेटल ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन विल फॉर्म पोरोसिटी। मान लो यहाँ पे जब हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं तो लिक्विड मेटल जो रहता है उसमें बाहर से एटमॉस्फेयर से गैस ले जाएगा और अंदर में मान लो घुस जाएगा, तो फिर जब सॉलिडिफाई हो जाएगा तो भाई वहाँ पे क्या हो जाएगा, गैस पोरोसिटी, मतलब वो जगह जब पोर हो जाएगा, खाली रहेगा, मतलब सॉलिडिफाई होने के बाद, तो वो आपका गैस पोरोसिटी वाला गैस डिफेक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस कर देने वाला वेल्डिंग में। स्लैग इंक्लूजन आपको पता होगा, स्लैग जो रहता है इम्प्योरिटीज जो रहता है वो आपको कहाँ पे रहता है, पूरा वेल्ड लिक्विड मेटल का जो मोल्डन मेटल जो रहता है उसके ऊपर में रहता है, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ हीट इनपुट स्लैग फॉर्म जो होता है ऑन द टॉप सर्फेस ऑफ लिक्विड मेटल विल बी ट्रैप्ड इनसाइड द वेल्ड बीड। मतलब वेल्ड बीड के अंदर में अगर मान लो स्लैग अगर अंदर चला गया है तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्लैग इंक्लूजन बोलते हैं। ड्यू टू इम्प्रॉपर, मान लो अपने जो वेल्डिंग कर रहे होंगे आप बेस मटेरियल को अच्छे से क्या करो, मतलब अच्छे से आपने क्लीन वगैरह नहीं किया होगा तो उसके कारण ये चीज़ आपका जो है स्लैग इंक्लूजन का आपको देखने को मिलता है। वेल्ड स्पेटर समझ में आ रहा कि जहाँ हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो ये आपको जो यहाँ पे आर्क जनरेट हुआ, उस आर्क जनरेट के कारण मोल्टेल मेटल जो होता है क्या उस बेस मटेरियल में इधर उधर पड़ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्ड स्पेटर बोलते हैं। तो वेल्ड स्पेटर क्या, ड्यू टू स्प्लेसिंग, स्प्लेसिंग का मतलब क्या होता है, इधर छलकना नहीं बोलते हैं, ऑफ लिक्विड मेटल ऑन द बेस मेटल रफ सर्फेसेस कैन बी प्रोड्यूस्ड विल फॉर्म वेल्ड स्पेटर। अब लैक ऑफ फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन, अब क्या होगा भैया कि हाई वेल्डिंग स्पीड मान लो बहुत ज़्यादा कर दिए तो जहाँ पे जो गैप होना चाहिए वो भरा ही नहीं, तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। और मान लो अगर वो अच्छे से वेल्डिंग करता तो ये पूरा इस तरीके से वेल्ड बीड मिलता है। तो आपको ये जो यहाँ पे कटा कटा दिख रहा है क्या दिख रहा है कि लैक ऑफ फ्यूजन, मतलब मटेरियल को जहाँ गैप में जाना चाहिए पूरा तरीके से गया नहीं। ये कैसे क्यों हो सकता है, ये आपका वेल्डिंग स्पीड ज़्यादा रखने से हो सकता है, या तो ड्यू टू लैक ऑफ हीट इनपुट फिलर मेटल इज नॉट पेनिट्रेटेड इनटू द बेस मेटल प्रॉपरली। मतलब जो फिलर मटेरियल को हम लोग मेल्ट कर रहे हैं उसको हम लोग अच्छे से प्रॉपर हीट सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण वो पूरा मेल्ट जब तक नहीं होगा तो फ्यूज़ कैसे करेगा, उसकी भाई विस्कोसिटी मान लो कम होगी तब ना वो अंदर जाएगा, तो उसके लिए हीट प्रॉपर नहीं होने के कारण वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता, इसको बोलते हैं लैक ऑफ फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन। अब वेल्ड क्रैक्स जो होते हैं, वेल्ड क्रैक्स भी देखो क्या होता है, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग आपको मैंने समझाया था कि भाई सबसे सामने वाला जो रहता है उसमें हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा रहता है, इसमें मान लो सामने ज़्यादा रहता है, उसके पीछे वाला जो लेयर रहेगा उसका सबसे कम रहेगा। तो आपको लगेगा कि इन दोनों के कारण जो है यहाँ पे जो है आपका एक तरह से क्रैक का फॉर्मेशन हो जाता है, ये इंटरनल स्ट्रेस के कारण होता है। और ड्यू टू हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट, मतलब मॉइस्चर इन फ्लक्स एंड एटमॉस्फेयर के कारण भी जो होता है, मान लो अगर जो आपका फ्लक्स में जो आपका मॉइस्चर जो आपका रहता है वो एटमॉस्फेयर से ले लिया, या तो फ्लक्स में जो आपका इलेक्ट्रोड में जो आपका फ्लक्स लगाते हो उसमें जो उसके कारण उसमें जो मॉइस्चर प्रोड्यूस होता है उसके कारण भी जो वेल्ड बीड जो आपका प्रोड्यूस होता है उसमें आपका जो है क्रैक का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप इसको कैसे हटा सकते हो, अगर आप मतलब रेमेडीज़ कर सकते हो, मतलब इसका समाधान ये है कि अगर आप प्री हीटिंग करो और पोस्ट हीटिंग करो तो उससे ये चीज़ पॉसिबल है कि आप वेल्ड क्रैक को से मुक्ति पा सकते हैं। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन इम्ब्रिटल का मतलब ही होता है कि हाइड्रोजन गैस जो होता है ट्रैप कर जाता है कहाँ पे, ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन विल ट्राई टू एस्केप फ्रॉम अ क्रैक नोन एज S2 इम्ब्रिटलमेंट। मतलब जो हाइड्रोजन गैस मान लो यहाँ पे ट्रैप कर गया है और ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन वो निकलने के लिए बाहर खोजेगा तो वहाँ पर क्रैक का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, अब वेल्ड डीके क्या होता है, देखो भाई ये बोलता है इन केस ऑफ स्टेनलेस स्टील जो है क्रोमियम जो होता है, इन केस ऑफ स्टेनलेस स्टील क्रोमियम बिसाइड वेल्ड बीड फॉर्म्स क्रोमियम कार्बाइड। मतलब कि स्टेनलेस स्टील के केस में होता है जो क्रोमियम जो होता है बिसाइड, ये वेल्ड बीड है, वेल्ड बीड के बिसाइड उसके बगल में जो होता है ये जो क्रोमियम है फॉर्म्स क्रोमियम कार्बाइड। सो कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ क्रोमियम जो होता है, जैसे क्रोमियम कार्बाइड बन गया इस वेल्ड बीड के बगल में तो उसकी जो कोरोजन रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो गई है। दिस इज अकर ड्यू टू फास्ट रेट ऑफ कूलिंग
फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज़ टेक प्लेस, तो टेक प्लेस ड्यू टू कोरोसिव। तो अब यहाँ पे कोरोसिव जैसे कि हो रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक तरह का क्या बन गया, कैविटी बन गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेल्ड डिके हो गया। ठीक है, वेल्ड डिके क्यों हो गया, क्योंकि जो स्टेनलेस स्टील के केस में जो क्रोमियम मिला हुआ रहता है, आपको पता है कि स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम क्यों रहता है, क्योंकि वो क्रोमियम उसको कॉर्जन से बचाता है। तो वेल्ड बिड के साइड में आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, आपका क्रोमियम कार्बाइड जो है वो फॉर्म हो जाता है, और कोरोजन रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी होती है आपके उस स्टील की, वो ख़त्म हो जाएगी। और ये इसका रीज़न क्या होता है, ड्यू टू फास्ट रेट ऑफ कूलिंग। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेल डीके। तो यहाँ पे देखो आप सामने में केविटी की तरह इस तरह से बन जाएगा। इसका रेमेडी क्या, प्रोवाइड यूनिफॉर्म कूलिंग। अगर आप यूनिफॉर्म कूलिंग मतलब करवाओगे तो वेल्ड डीके से बच सकते हो। क्वेश्चन पूछ देगा, बताओ किस में केविटी किस वेल्डिंग के डिफेक्ट्स में होता है, तो आप बोल दोगे वेल्ड डीके। तो इस तरह से हम लोगों ने सारा 6 डिफेक्ट्स देख लिया। कौन कौन से 6 डिफेक्ट्स देखा हम लोगों ने, देखा भैया कि गैस पोरोसिटी कैसा था, गैस अंदर में आ जाता, स्लैग इंक्लेजन अंदर आ गया, वेल्ड स्पेटर मतलब छींटा लग जाना किसका, वेल्डेड मेटल का, लैक ऑफ विजन एंड पेनिट्रेशन मतलब प्रॉपर हीट नहीं देना, वेल्ड क्रैक्स किस तरीके से मतलब गैस जो है अंदर में ट्रैप हो जाना, और वेल्ड डीके का मतलब जो है क्रोमियम का जो आपका एक क्रोमियम कार्बाइड का जो फॉर्मेशन होता है उसके कारण जो कैविटी प्रोड्यूस हुआ उसको हम लोग वेल्ड डीके बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका सारा ये गैस डिफेक्ट्स हो गया। और ये आपका यहाँ लास्ट में देखो ये क्या होता है, वेल्ड बिट जो बनता है यहाँ पे, आपको पता है वेल्ड बिट का मतलब होता है कि जो वेल्ड बिट क्या बोलता है कि सिंगल पास में जो हम लोगों ने मटेरियल को डिपॉजिट किया उसको वेल्ड बिट बोलते हैं। यहाँ पे ये क्या दिखा रहा होगा, ये देखो यहाँ पे मैंने ये वाला यहाँ छोटा छोटा जो ग्रेन है ये आपको बता रहा है फाइन ग्रेन, ये जो बड़ा बड़ा ग्रेन आपको दिख रहा है ये बता रहा है कोर्स ग्रेन, और आपको ये इस तरीके से जो लंबा लंबा ग्रेन दिख रहा है इसको बोलते हैं कोलमनर ग्रेन, और सेंटर में जो ये ग्रेन बना हुआ है इसको बोलते हैं क्या, इक्वी ग्रेन बोलते हैं। तो ये अलग अलग यूनिफॉर्म रेट के कारण जो होता है भाई ग्रेन जो का साइज जो रहता है ये अलग अलग रहता है। तो ये हो गया आपका फ्यूजन जोन, और यहाँ पे जो आपका कूलिंग अलग अलग मतलब ग्रेन आपको मिल रहा है इसको बोलते हैं क्या, हीट अफेक्टेड जोन बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी के केस की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ जो होता है वो बढ़ता है और डक्टिलिटी जो मटेरियल की रहती है वो घटती है। तो अलग अलग इसमें कौन कौन से वेल्ड बिटवीन जोन्स होते हैं, फ्यूजन जोन, हीट अफेक्टेड जोन और अनअफेक्टेड बेस मटेरियल। आई होप आपको सारा लेक्चर ये सब सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फिर ये लेक्चर नंबर हमारा लास्ट है, फिर हम डिस्कस करने वाला नेक्स्ट इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। और कोई डाउट होगा तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। और इसका जो आपका नोट्स है पीडीएफ का फॉर्म में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का जो आपका है एटीएस क्लासेस का नाम से। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।